नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। बात करेंगे आज यहाँ पे एनसीईआरटी के पार्ट 2 पे, क्योंकि आप लोग पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम पार्ट 2 में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि अधिकतर बार आए हैं और आने की संभावना है। तो उन सभी प्रश्नों को शामिल कर लिया गया। तो जल्दी से क्या करिए, शेयर कर दीजिए आप लोग जल्दी से, और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में जल्दी से, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। और लाइक करना ना भूलें, जल्दी से लाइक भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो बता दें कि आपका जो एमपी टेट का एग्जाम होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया है, ठीक है, कोरोना काल की वजह से। तो एग्जाम कभी भी हो सकता है। अपनी जो तैयारी है इसी तरह बनाए रखिएगा, जिस तरीके से इसमें जो सपना बनाए हुए हैं उसी तरीके से बनाए रखिएगा, छोड़िएगा मत, अभ्यास करते रहिएगा। तो आज के जो प्रश्न यहाँ पे चलेंगे एनसीईआरटी पार्ट 2 के, इसमें आप लोगों को बस आंसर पे ही क्लिक करना है। आज हम लोग व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम सीटेट का बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो आप लोग पता है 31-32 दिन बचे हैं आपके, यानी आपके एग्जाम के। तो वहां पे आप लोगों एक दिन तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि एक दिन तो आप लोगों को ऐसे ही चले जाएगा, 2 दिन वो एक दिन जाने में ही लग जाएगा, जितने लोगों का दूर दूर है, ठीक है। तो आज हम लोग प्रश्नों को क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बस आंसर जानने का प्रयास करेंगे, आखिर कह क्या रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कर रहा है। जी गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। और यहाँ पे बात करेंगे पहले प्रश्न से। देखते हैं पहला क्या कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे कविताओं और कहानियों का कथन प्रयोग डैश सहायता करता है। क्या कहा है यहाँ पे, पर्यावरण के अध्ययन, यहाँ पे कह रहा है पर्यावरण के अध्ययन करने में, यानी उसको सीखने में, संकल्पनाओं को स्पष्ट करने में कविताओं और कहानियों का प्रयोग जब होता है तो किस प्रकार से सहायता करती है। पहला करा है पाठ को आनंददायी एवं रोचक बनाना। देखिए रोचक तो बना सकते हैं, लेकिन आनंददायी के मतलब ये होता है कि उन्हें आराम से पढ़ाना, तो ये नहीं होता है, ये तो गलत है हमारा। सीधे सीधे यहाँ पे करा है कि किसी को भी आप आराम नहीं दिला सकते। तो यहाँ पे देखिए दूसरा करा, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना, यदि कि कल्पना करेगा बालक अपने पर्यावरण अध्ययन में रह के, तो सबसे उचित तरीका तो यही जाएगा। राइट आंसर हमारे यहाँ पे दूसरा होगा, क्योंकि देखिए कविता और कहानियों का प्रयोग स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार के प्रकृतियों को खोजने में और कल्पना यानी उन पर तर्क करने के लिए योग्यता को विकसित करता है। तो पहले का राइट आंसर दूसरा था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। देखिए वहाँ पे आप कल की क्लास आप लोगों की नहीं चली थी, उससे पहले कमेंट आया था कि सर आप कमेंट नहीं देखते हैं, रिकॉर्डिंग में। देखिए आप एक कमेंट अगर देखेंगे हम ना, तो प्रश्न भूल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या बताना हो सकता है क्या नहीं, आप बस फोकस करिए अपने प्रश्नों पे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न हम यहाँ पे कहेंगे, संजय जी ने कहा था, नहीं दिलीप जी ने कहा था, सॉरी, यहाँ पे दिलीप जी ने कहा था। यहाँ पे देखिए बात करेंगे सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थियों छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। किसका? पहला कराए समूह में द्वंद, दूसरा गहन प्रतियोगिता, तीसरा कराए उच्च उपलब्धि और स्वयं गरिमा, तीसरा कराए उच्च नैतिक विकास। तो यहाँ पे दूसरे का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से यहाँ पे कमेंट कर दीजिए दूसरे का, और इस पे हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, गहन प्रतियोगिता। क्या कहा है, सहयोगात्मक अधिगम पुराने एवं अधिक दक्ष, यानी जो आपकी पहले सीखी गई है छोटे छोटे कुशल कार्यों में, ठीक है, विद्यार्थियों को आकलन करना, यानी जो सीख चुके हैं उसके बारे में क्या करना, विचार करना, तो गहन प्रतियोगिता के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे राइट आंसर जो होगा हमारे यहाँ पे तीसरा होगा। यहाँ पे देखिए हमने ये छोड़ दिया, यहाँ पे कुशल की बात किया है, तो कुशल आपका जाएगा उच्च उपलब्धि एवं स्वयं गरिमा के साथ जाएगा। इसमें क्या होता है, बालक जो होता है सहयोगात्मक अधिगम में बड़े और अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे और कम दक्ष, ठीक है, विद्यार्थियों की उच्च उपलब्धि और स्वयं गरिमा का आकलन करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे तीसरा होगा, दूसरा हमारा गलत होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, देखते हैं तीसरा हमारा यहाँ पे क्या करा है। तीसरा देखिए ये करा है, सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं यहाँ पे करा है ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी मस्तिष्क आलोडन के बाद पाठ या प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। पहला यहाँ पे देखिए क्या करा है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा करा है निरंतरता की, तीसरा करा है अंतः संबंध की, चौथा करा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा क्या, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे क्या दो लोगों की बात किया है, दो लोगों की बात किया, तो दो लोगों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाएंगी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा, यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नताओं के साथ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे का, यहाँ पे जी चौथा जाएगा व्यक्तिगत भिन्नताओं के साथ जाएगा, ठीक है। जी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, देखते हैं चौथा हमारा यहाँ पे क्या करा है। चौथा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चौथा ये करा है हमारा, देखिए कि निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है, यानी वह
चुनिए समूह जिससे रोग फैलते हैं। तो पहला करा है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, दूसरा करा है कि मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, और यहाँ पे तीसरा करा है मलेरिया, डेंगू और हैजा, चौथा करा है कि मलेरिया, चिकनगुनिया और मियादी बुखार। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से करिए, समूह में चुनना है यानी एक क्रम में, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, पहले के साथ। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, रोगों का समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मच्छरों से आपको हैजा हो जाएगी, उल्टियाँ आने शुरू हो जाएंगे, मलेरिया हो जाएंगे, सर में दर्द होने लगे, चिकनगुनिया दाना दाना टाइप के हो जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, हमारा पहला राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ये देखिए प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। इसको भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करिएगा और यहाँ पे पढ़ के उत्तर दीजिएगा इसका। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पहला करा कि हमारे देश में केवल 4 प्रकार के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। दूसरा करा है नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तीसरा करा जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं, जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में पहुंच जाता है। और चौथा करा है सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है। राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, आप लोग भली भांति देख चुके हैं और कई बार इसको सही कर चुके हैं। तो ये देखिए लाइक कर दीजिए, सभी लोग जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे सांप के 4 खोखले दांत होते हैं जी, दो होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं, वो भी ऊपर वाले भाग में होते हैं, ठीक है, ऊपर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे खोखले दांत होते हैं, यहाँ पे यहाँ तक तो इसकी लाइन सही थी, जहर इन खोखले दांतों से हमारे शरीर में पहुंच जाता है, यहाँ तक तो सही था। लेकिन यहाँ तक जब सांप किसी व्यक्ति को काटते हैं यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे 4 लगा दिया, यहाँ पे 2 होता तो हमारा सही होता। तो ये तीसरा हमारा गलत है। 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ठीक है, नाग, करैत, दुबैया, अफाइम, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं, नाग, करैत, दुबैया, अफाइम, ये 4 प्रकार के होते हैं। और जो सांपों को पालता है उसे कलबेलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कलबेलिया कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे 5वें का, जल्दी से कमेंट कर दीजिए जी। तीसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे किसके साथ जाएगा, हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। ये तीसरा नहीं हुआ तो पहला भी होगा, दूसरा भी होगा और यहाँ पे चौथा भी होगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर हमारे यहाँ पे तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे, देखते हैं छठा क्या करा। छठा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम में सही अभिलक्षण चुनिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न आ चुका है, याद रखेगा, सी टेट में आया हुआ है, याद रखेगा, सी टेट में आया हो तो गलत मत करिएगा इसे। ये कह रहा है हमारा कि अच्छी गंध का पतला नीला रंग द्रव, दूसरा करा कि बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल, और यहाँ पे तीसरा करा कि बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल, और यहाँ पे चौथा करा कि बदबूदार पतला पीला द्रव। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, छठे का, जल्दी से कमेंट कर दीजिए जी। राइट आंसर यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे कमेंट करिए इसका जी। छठे का देखिए, छठे का जो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। पेट्रोलियम बदबूदार गाढ़ा तथा गहरे रंग का तेल होता है, ये पृथ्वी की गहराई के चट्टानों के नीचे लवण जल की सतह के ऊपर तैरता रहता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वां प्रश्न, देखिए ये प्रश्न भी बहुत कई बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंगों के प्रकार, ठीक है, रंग होते हैं। कौन सा था, सोने चांदी घोल मिलाकर, दूसरा करा पीसे हुए चावल, तीसरा करा कि विशेष प्रकार के बने पेंट पोस्टर, और यहाँ पे चौथा करा अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। तो राइट आंसर यहाँ पे 7वें का क्या जाएगा जी। 7वें का यहाँ पे राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए। देखिए मधुबनी जो चित्रकला होती है, ये शैली जो होती है ये बिहार से संबंधित होती है। किससे होती है, बिहार से। इन चित्रों को बनाने के लिए जो चित्रकारी द्वारा प्रयोग किया जाता है, यानी रंगों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे पीसे हुए चावलों का किया जाता है, ठीक है। पीसे हुए चावलों के रंग को घोल कर प्रयोग किया जाता है। ये बिहार में जो एक मधुबनी गांव है वहां पे प्रयोग होता है इसका। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, देखिए ये प्रश्न हर बार आएगा, आप लोगों को 1 नंबर दिया जाएगा फ्री में। फ्री में 1 नंबर यहाँ से आता है आप लोगों को, हर बार पूछा है। डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, इनसे आएगा। डिस्थीमिया यानी तनाव, तो इन सभी से आएंगे आप लोगों को। इसे तो रट के जाना है आप लोगों को अधिगम सत्ता से, जहां से आप लोगों को 1 नंबर मिलेंगे, श्योर है कि मिलेगा। तो यहाँ पे करा कि डिसलेक्सिया मुख्यतः किस समस्या से संबंधित है, बोलने और सुनने से, पढ़ने से, सुनने से, बोलने से। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा 8वें का, जल्दी से कमेंट कर दीजिए जी। इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, पढ़ने से होगा, ठीक है, पढ़ने से होगा। डिसलेक्सिया मुख्यतः जो होता है पढ़ने की समस्या से संबंधित होता है। इस प्रकार की जो अक्षमता होती है, शारीरिक अक्षमता होती है, इससे ग्रस्त बालक को पढ़ने में समस्या होती है। जैसे साव को वाज कर देता है, जैसे क्या होता है, उल्टा पढ़ देता है। जैसे ये साव है, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए साव लिखा है, ठीक है, वो क्या कर देता है, वाज पढ़ देता है, यानी शब्दों को उलट के पढ़ता है। यही होता है यहाँ पे पढ़ने वाले बालकों की, ठीक है, डिसलेक्सिया से संबंधित यही होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरा गया था। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए करा है पर्यावरण, यहाँ पे करा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए।
डैश उपलब्ध कराना चाहिए कैसा। तो पहला कराए प्रकरणों के अंत निर्मित वाले, दूसरा कराए पुस्तक के अलग अलग स्थानों पर, और यहाँ पे तीसरा कराए कि इकाई के अंत में, चौथा कराए पाठ के अंत में। तो राइट आंसर यहाँ पे 9। ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग कर चुके हैं जी। राइट आंसर यहाँ पे जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए जी। इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। इसमें देखिए क्या होता है, पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक होती है, इसमें अभ्यास और गतिविधियों को जो प्रकरण के अंत में निर्मित रूप से उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में वातावरण ज्ञान के विस्तार के साथ साथ उत्तम नागरिकता का भी विकास हो। तो राइट आंसर यहाँ पे गया था हमारा, यहाँ पे 9वें का पहले के साथ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को बच्चों को, यहाँ पे देखिए क्या करा है कि बच्चों को, यहाँ पे करा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा करा है कि अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तीसरा करा है कि विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, और चौथा करा है कि विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे किससे संबंधित पूछा है, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे शिक्षकों से संबंधित पूछा है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे 10वें का, जल्दी से कमेंट कर दीजिए जी। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, यहाँ पे 10वें का तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे शिक्षकों से संबंधित पूछा है। अब कहेंगे सर ये पहला क्यों नहीं हो सकता, पहला क्यों नहीं हो सकता, पर्यावरण अध्ययन की जो शिक्षा का मूल उद्देश्य शिक्षार्थियों को पर्यावरण समस्याओं से संबंधित ज्ञान का मूल्यों के विकास द्वारा प्रभावी जीवन के लिए तैयार करना होता है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शिक्षक को नवीन प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। किस पे देना चाहिए, नवीन प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे बालक सीख सके। तो यहाँ पे बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना तो ये तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे शिक्षक से संबंधित पूछा है ना। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, पहला हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन में शिक्षकों से पूछा है, न कि बालकों से पूछा है। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए, विशेषतः क्या होता है कि उन्हें उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षकों को नवीन प्रयोग एवं यानी नए नए प्रयोग और क्या करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। ये एनसीईआरटी के जो आपकी बुक है उसमें से है, और जो आपकी सीटेट की ऑफिशियल जो आंसर की उससे एकदम राइट आंसर है। ठीक है, बाहर से नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 11% पे देखते हैं। 11 का क्या करा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका डैश का प्रयोग करना चाहिए। किससे करना चाहिए, देखिए पहला करा है गृहकार से, दूसरा प्रयोगात्मक से, तीसरा पोर्टफोलियो से, और यहाँ पे चौथा करा है कि आवधिक परीक्षाओं से। तो राइट आंसर यहाँ पे 11 का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो 11 का जी, 11 का कमेंट कर दीजिए सभी लोग जी। राइट आंसर यहाँ पे पोर्टफोलियो से जाएगा, जितने लोगों का पोर्टफोलियो आया है उससे होगा। पोर्टफोलियो का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। इसके माध्यम से बच्चों को क्या कहा जाता है, आकना जो आकलन होता है, ठीक है, योजनाबद्ध तरीका या फिर पारदर्शी होता है, यानी सब तरीके से उनका क्या करना है, आकलन करना है। तो पोर्टफोलियो के माध्यम से होगा। राइट आंसर यहाँ पे हमारा तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे, देखते हैं 12 का क्या कह रहा है। 12 का भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए कह रहा है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे पूछा है क्या है, किसका प्रयोग करता है, ये भी ध्यान दीजिए। श्रव्य दृश्य सामग्रियों का यहाँ पे करता है, और किसके लिए है, यहाँ पे शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे पहला क्या करा है, अधगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करता है। दूसरा कह रहा है कि शिक्षक को आराम उपलब्ध कराता है, और तीसरा कह रहा है प्रभावी आकलन को सुगम बनाता है, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि शिक्षकों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 12 का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका फास्ट जी। इसका राइट आंसर जाएगा, किसके साथ जाएगा, यहाँ पे अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, पहले के साथ जाएगा। इसमें देखिए क्या होता है कि देखिए जो इसमें राइट आंसर था हमारा यहाँ पे पहला ही था, याद रखिएगा। और क्या कह रहा है, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक जो होता है श्रव्य दृश्य सामग्रियों का शारीरिक रूप से गतिविधियों का प्रयोग करके दर्शाता है। यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षक जो होता है शिक्षार्थियों की अधिकतम इंद्रियों को क्या करता है, अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग अधिकतम वृद्धि हेतु कर रहा है, यानी सिखाने के लिए कर रहा है। ठीक है, श्रव्य दृश्य सामग्रियों का कर रहा है। शिक्षक द्वारा की जाने वाली ये गतिविधियों बाल केंद्रित शिक्षा के अवधारणा एवं आधारित होता है, यानी जो पढ़ा रहा है वो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इस गतिविधि में शिक्षार्थियों में पर्यावरण अध्ययन के प्रति अभिरुचि जागृत होती है। तो राइट आंसर जो गया था हमारा यहाँ पे किसके साथ गया था, यहाँ पे पहले के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 13% पे देखते हैं क्या करा है। यहाँ पे के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन की विधियां हैं, यानी किसके अलावा सभी विधियां हैं और कौन नहीं है। पहला करा है सहयोगात्मक, निर्देशित खोज, व्याख्या द्वारा स्पष्ट, समस्या समाधान। तो 13 का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे कहा है कि के अलावा यानी किसके अलावा पर्यावरण अध्ययन की विधियां हैं, यानी किसको छोड़ के सभी विधियां हैं पर्यावरण के जी। राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए जी। एकदम जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, तीसरा राइट आंसर होगा यहाँ पे जी, तीसरा राइट आंसर हमारा यहाँ पे
देखिए राधा जी गलत मत करिए, ठीक है? गलत मत करिए राधा जी, एकदम अच्छे से आप लोग क्या करिए, कमेंट को पहले पढ़िए, यहाँ पे प्रश्न पढ़िए, फिर इसके बाद आंसर दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 14 प्रश्न पे। जी 14 प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों, ठीक है, वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा, शिक्षा की गुणवत्ता, पोस्ट यहाँ पे करा है पौष्टिकता की गुणवत्ता, तीसरा का शारीरिक गठन, चौथा करा है कि सांस्कृतिक। तो राइट आंसर यहाँ पे 14 का क्या जाएगा, जल्दी से यहाँ पे कमेंट कर दीजिए हमारा जी। 14 को जो राइट आंसर जाएगा शारीरिक गठन के साथ जाएगा, ठीक है? किसके साथ जाएगा, शारीरिक गठन के साथ जाएगा। किसी बच्चे की शारीरिक गठन उसके वंशानुक्रम का परिणाम होता है, याद रखिएगा, उसके वंशानुक्रम के कारण ही उसका शारीरिक गठन होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है? जबकि बच्चे की शिक्षा की गुणवत्ता जो होती है पौष्टिक एवं गुणवत्ता एवं संस्कृति के वातावरण, देखिए यहाँ पे शिक्षा का गुण यहाँ पे पौष्टिक आहार से भी हो सकता है, मानसिक शक्तियां सही रहेंगी तभी सीख सकता है, संस्कृति के द्वारा यहाँ पे कितना अच्छा है, शिक्षा की गुणवत्ता, ये सभी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे के अलावा यहाँ पे कारकों शामिल है, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 15 का देख लेते हैं। 15 का क्या कह रहा है, देखिए 15 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य डैश को बढ़ावा देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, पहला कह रहा है शिक्षार्थी स्वायत्ता, पुनर्बलन, ज्ञान का सहसंबंध स्थानांतरण, और यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्तित्व भिन्नताएं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट करिए तो आप लोग सभी लोग। जी 15 का जो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तीसरे के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। अब होता क्या है, ये देखिए क्या होता है, इसके अंतर्गत देखिए नवीन संकल्पनाओं को बच्चों के पूर्व ज्ञान से साथ जोड़कर पढ़ाने की प्रक्रिया ज्ञान के सहसंबंध यानी उसके साथ साथ संबंध जो है स्थानांतरण की उदय, यानी एक स्थान यानी पूर्व के सीखा गया ज्ञान दूसरे यानी आपके सहायक प्रदान करे नए ज्ञान के लिए, वो उद्देश्य को पूरा करती है। इस प्रक्रिया में बच्चों के दैनिक जीवन और घटनाओं के, ठीक है, क्या है, दैनिक जीवन एवं घटनाओं को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रकरण से जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जी। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 16 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजित किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था, जिस उसके आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावकों को संतुष्टि करना, यहाँ पे तीसरा करा है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, और यहाँ पे चौथा करा है कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मकता माध्यम का उपलब्ध कराना। अब देखिए यहाँ पे तो सबसे उपयुक्त आ गया सृजनात्मकता, यानी बालक का पूरा विकास करने की बात कर रहा है, जो कि हमारा राइट भी होगा जी। राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, एकदम करेक्ट राइट आंसर होगा, ठीक है। शिक्षार्थी के लिए सृजनात्मक माध्यम जो होता है उपलब्ध कराना विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य होता है, जिसके बालक क्या करता है, अपने अपने जो ज्ञान के प्रदर्शन करता है ताकि वो नवीन ज्ञान के साथ जोड़ सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पे। देखिए 17 का भी बहुत अच्छा है प्रश्न, यहाँ पे करा कि कांसा यानी भ्राल। देखिए ये प्रश्न भी आया है 3 बार, 2 से 3 बार आया है शायद, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे हमारा क्या करा है कि कांसा भ्रास के विषय में, यहाँ पे किसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिलता है तोप में किया गया था, ठीक है। यहाँ पे गोलकुंडा के किले की मिली तोप में किया गया था। सही कथन चुनिए। पहला देखिए क्या करा है हमारा, पहला करा है कि कांसा तांबा यानी कापर टीन की मिश्रित धातु, दूसरा करा है कि यहाँ पे कांसा तांबा तथा प्लेटिनियम की मिश्रित धातु, और यहाँ पे तीसरा करा है कि कांसा एवं तत्व, और यहाँ पे चौथा करा है कि कांसा तांबा यानी काबा तथा जस्ता जिंक की मिश्रित धातु है। तो राइट आंसर यहाँ पे 17 का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा, जितने लोगों का पहला आया एकदम राइट आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है। आजकल इसका प्रयोग बर्तन और मूर्तियों में किया जाता है, याद रखिएगा। कांसा और तांबा का जो कापर है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, बर्तन बनाने में किया जाता है, ठीक है। कहाँ किया जाता है, बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे पहला का था। आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 18वें प्रश्न पे। थोड़ी सर्दी भी है इसलिए नाक भी जाम है, लेकिन बोलने में कठिनाई हो रही है, लेकिन फिर भी आपकी क्लास एकदम रेगुलर चलेगी। अब 18 का कह रहा है कि प्रयोग और यहाँ पे प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा के सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मकता शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। पहला करा है अपसारी चिंतन, मॉडलिंग, अनुकरण, और यहाँ पे अभिसारी। तो राइट आंसर यहाँ पे 18 का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो 18 का जी जी, इसका राइट आंसर जो जाएगा एकदम करेक्ट जाएगा अपसारी, यानी खुले अंत वाले प्रश्न। किसके साथ जाएगा, खुले अंत वाले जो प्रश्न है
उससे। श्यामा अपसारी चिंतन के माध्यम से क्या करती है, संकल्पनाओं को सीखती है। इस प्रकार के चिंतन में शिक्षार्थी दिए गए तथ्यों में अपनी क्या करता है, अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर क्या करता है, निष्कर्ष तक पहुंचता है, अर्थात ये अपसारी चिंतन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी देखिए अभिसारी मिश्र जो होता है क्या करना है, आपके बधे बधाए प्रश्न, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, बिहार की राजधानी कहाँ है, असम की राजधानी कहाँ है, दिल्ली की राजधानी कहाँ है, ऐसे भी पूछ सकता है, कोलकाता की राजधानी कहाँ है, या फिर पूछ सकता है कि सर्वप्रथम भारत की राजधानी कहाँ थी। कई बार पूछा है कि सर्वप्रथम भारत की राजधानी कहाँ थी। इसको कमेंट में जरा आप लोग बताइए कि भारत की राजधानी सर्वप्रथम कहाँ थी और उत्तर प्रदेश की सर्वप्रथम कहाँ थी, सेकंड में कहाँ थी, थर्ड में कहाँ है। सभी लोग उत्तर प्रदेश वाले जितने हैं सभी लोग कमेंट करिएगा कि उत्तर प्रदेश की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सर्वप्रथम राजधानी कहाँ थी, सर्वप्रथम कहाँ थी और सेकेंड में कहाँ है और थर्ड में कहाँ है। ठीक है, ये बता दीजिएगा। और भारत की राजधानी सभी लोग बताएंगे कि भारत की राजधानी कहाँ थी सर्वप्रथम और सेकेंड में कहाँ थी, अब कहाँ है ये बता दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो गया था हमारा यहाँ पे कमेंट में जरूर बताइएगा, यहाँ पे पहला होगा। अब देखिए ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आपने अगले एनसीईआरटी में पूछा था कि किस देश से आया था, किस देश से किस मार्ग से आया था, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि अल बुरूनी देश, यहाँ पे जिस देश से आया था उसका नाम क्या था। अब यहाँ पे कह रहा है कि उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो राइट आंसर यहाँ पे 19 का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो जी यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे जाएगा उज्बेकिस्तान, राइट आंसर यहाँ पे पहला होगा। ठीक है, याद रखिएगा हमारा राइट आंसर जाएगा पहला होगा कि अल बुरूनी जो है यहाँ पे कब आया था, अगर पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा कब आया था, तो 11वीं क्या है, 11वीं शताब्दी में आया था। कब आया था, 11वीं शताब्दी में आया था। याद रखिएगा सतत महमूद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ आया था अगर पूछ लिया जाए तो महमूद गजनवी के साथ आया था, जो कि बहुत ही अच्छा है कि इस देखिए इसने क्या किया था, इसने एक प्रसिद्ध यहाँ पे इतिहासकार था, ये बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार था जिसने तत्कालीन भारत का यहाँ पे विषय वर्णन यहाँ पे तहकीक ए हिंद के नामक पुस्तक में किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे गया था हमारे यहाँ पे किसके साथ गया था, पहले के साथ गया था। 20वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। करा एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग यानी बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपर्युक्त पब्लिक स्कूल में निम्न किसकी अनुपालन करता है। तो पहला क्या करा है, समवयस्क शिक्षा, प्रतिपूरक अधिगम, सतत एवं व्यापक, यहाँ पे करा समावेशी शिक्षा। तो राइट आंसर यहाँ पे 20वें का क्या जाएगा, देखिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी को शामिल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे समावेशी शिक्षा के साथ जाएगा। याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि पब्लिक स्कूल जो होती है इसमें क्या होता है, समावेशी शिक्षा का अनुपालन कर रहा है, वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। यानी विभिन्न अक्षमता वाले बच्चों को नियमित कक्षा में क्या कर रहा है कि नियमित कक्षा में एक साथ बच्चों के साथ शामिल करता है। अर्थात इस प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था होती है जो असमर्थ बच्चे होते हैं जो सीख नहीं पाते हैं, ठीक है, उससे संबंधित होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पे, जो कि आप लोगों के लिए रखा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसे आप लोग करेंगे। इसे कौन करेगा, आप लोग करेंगे। और यहाँ पे देखिए क्या करा है कि एक पश्मीना शाल लगभग साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है तथा यहाँ पे करा साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु डैश घंटों का समय लगता है। अब देखिए क्या है कि उस जो ऊष्मा को रोकने के लिए, याद रखिएगा क्या है कि जो ऊष्मा को रोकने के लिए क्षमता एक पश्मीना शाल में होती है लगभग, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे डैश आपको बताना है। क्या बताना है, पहला हम बता रहे हैं, पहला जो होता है 10 यहाँ पे साधारण स्वेटर के बराबर होती है। एक साधारण कारीगर बनाने में इसको लगभग कितने लगते हैं, इसको आप घंटे बताइएगा। तो पहला तो हम बता दिए कि 10 लगता है। अब 10 ये दोनों में से कौन से हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, और बता दें कि जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोग पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिसको भी व्हाट्सएप नंबर चाहिए ले सकता है। ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपने क्लास जो है जारी रखिएगा, कहीं से भी सीखिएगा लेकिन अच्छे से सीखिएगा, अभ्यास जारी रखिए। देखिए आपको जैसे भी पास होना है, चाहे जैसे भी पास होना, तो पास होना है, एक 20 प्लस करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।